आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जातीय आधारित जनगणना पर इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जातीय जनगणना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। बिहार सरकार जातीय जनगणना कराएगी, अपने संसाधनों से ही यह जातीय जनगणना बिहार सरकार कराएगी। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और इस बैठक में इस बात को लेकर फैसला हुआ था और अब जाकर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब कैबिनेट की मुहर लग गई। इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकार अपने संसाधन से, अपने पैसों से यह जातीय जनगणना कराएगी। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका है कि जातीय आधारित जनगणना जिसके लिए सर्वदलीय बैठक हुई थी, 9 दल इस बैठक में शामिल थे और सभी ने अपनी अपनी बात कही। हालांकि बीजेपी ने उसमें अपनी जो अपेक्षाएं थी उसे मुख्यमंत्री के सामने रखा था। संजय जायसवाल ने कल स्पष्ट तौर पर कहा था कि कैसे जातीय जनगणना सफल हो सकती है और क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं, उन व्यवधानों पर भी विशेष तौर पर नजर रखनी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। और ऐसे में अभी जब कैबिनेट की मुहर लग गई तो बिहार सरकार ने अब इसे कराना है, जातीय जनगणना को अपने संसाधनों से जातीय जनगणना को कराना है। कल सर्वदलीय बैठक में इस बात पर फैसला हुआ था। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। सरकार के स्तर पर जाति आधारित गणना कराने की जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके नोडल पदाधिकारी होंगे एवं इसके संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर एवं उच्चतर स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा और इस काम के लिए जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। और संजय हमारे साथ पटना सहयोगी। संजय, बिल्कुल कैबिनेट में इस बात पर मुहर लग गई कि अब जाति आधारित जनगणना होगी और राज्य सरकार अपने संसाधनों पर करवाएगी, तो एक बड़ा फैसला इसे माना जाए क्योंकि अब तो ये होकर रहेगा। निश्चित तौर पर विवेक, और यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है वह नोडल डिपार्टमेंट होगा और सामान्य प्रशासन विभाग जिला पदाधिकारी के सहयोग से ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और उच्च स्तरों पर जो विभिन्न विभागों के अधीनस्थ काम करने वाले जो कर्मचारी होंगे उनको इस कार्य के में सहयोग के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा और आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण करने का प्रयास किया जाएगा। फरवरी 2023 वह समय है जब तक जातीय जनगणना का काम जो है वह पूरा किया जा सकेगा और नोटिफिकेशन निकलने के साथ ही जातीय जनगणना का काम बिहार में शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो फैसला लिया गया सर्वदलीय बैठक में, जो मसौदा तैयार हुआ उसको आखिरकार कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब बिहार में जातीय जनगणना होगी। अब सरकार ने मुहर लगा दी, 500 रुपये खर्च होंगे और निश्चित तौर पर अब आने वाले दिनों में जातीय जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। आकस्मिक निधि से यह खर्च किया जाएगा। बिल्कुल संजय, क्या क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है सरकार का? जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ ये सब कुछ होगा, कैसे इसे हम एक बड़ा डेटा सेंटर के तौर पर हम स्थापित कर पाएंगे, किन किन लोगों को इसमें लगाया जाएगा, क्या इस बात को लेकर अभी इसके बारे में कोई खबर है या नहीं? देखिए, यही सवाल मुख्य सचिव थे और यहाँ पर कैबिनेट विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ थे, आमिर सुबहानी और सिद्धार्थ, दोनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय समय पर जो फैसले लिए जाएंगे उसकी ब्रीफिंग की जाएगी, इसकी जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से और आगे जातीय जनगणना का काम होना है, तो ये फैसला लिया जाएगा, समय समय पर इसकी जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संजय। जाति आधारित जनगणना पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपने संसाधन से राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना कराएगी। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और इस बैठक में फैसला हुआ था और जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। The person you are speaking तो सर्वदलीय बैठक के बाद कैबिनेट ने भी जातीय जनगणना पर मुहर लगा दी, लेकिन बीजेपी जातीय जनगणना पर रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा उठाई, जिस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बुधवार शाम को जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई।
बैठक में बीजेपी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के 9 दल शामिल हुए। करीब 2 घंटे के मंथन के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी को लेकर एक सवाल उठाया। सवाल ये कि कहीं जातीय जनगणना में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भी शामिल न हो जाएं। गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। बीजेपी नेता और मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी संजय जायसवाल का समर्थन किया है। जीवेश मिश्रा का कहना है कि कहीं ऐसा न हो कि इसके आधार पर बाहर से आए लोग नागरिकता की मांग करें। लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी की शंका पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी पर हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी की आशंका को खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि बिहार सरकार किसी भी हालत में जातीय जनगणना करवाए। अपने सरकार पर क्यों मनसा खराब कर रहे हैं भाई? आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं? बिहार में रहने वाले उन सभी लोगों की गिनती हो जाएगी जो बिहार में रह रहे हैं, जिनको प्रमाण पत्र प्राप्त है, चाहे वो किसी जाति और धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हैं। लद्दाख में इनक्रोच करते करते कहां तक हिल गया चीन, इस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। आगे भी विमर्श होता रहेगा और किसी दल को कोई राय देनी होगी तो निश्चित रूप से वो देंगे। बिहार से पहले कर्नाटक सरकार ने भी केंद्र के इनकार के बाद अपने पैसे जातीय जनगणना कराया। हालांकि जातीय जनगणना कराने वाली कांग्रेस खुद सत्ता से बाहर हो गई। जातीय जनगणना को लेकर पहले भी कुछ प्रयास हो चुके हैं, लेकिन कई कमियां और कई खामियां सामने आई। बिहार में इन शंकाओं को गलत साबित करते हुए कैसे सफल जातिगत जनगणना हो पाती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जातिगत गणना तो अब हो ही रही है, अब जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बिहार में लागू हो जाए, ताकि बिहार में जिस रफ्तार से बिहार में एक धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उसकी जानकारी भी जनता के सामने आए। शुरू से कह रहे हैं कि इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या विस्फोट के वजह से सबसे पहला काम होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इस राज्य और देश की यह आवश्यकता है, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ बढ़ रहा है, इतने लोग हैं कि धरती पर चलना मुश्किल है। हम विकास का काम करते हैं, विकास का काम हमारा कम पड़ रहा है, कहीं दिखता नहीं है। पहले सिंगल रोड था, डबल रोड बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, लेकिन कोई भी रोड खाली नहीं है। चाहे 6 लेन बन जाए, 8 लेन बन जाए, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो जनसंख्या इतना ज्यादा फैलते जा रहा है कि विकास का काम कम पड़ते जा रहा है। हम स्कूल बना रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, हर जगह भीड़ है। तो सबसे आवश्यक था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। अब तो यह स्पष्ट भी हो जाएगा कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और किसकी जनसंख्या कितने तेजी से बढ़ रही है, वो भी क्लियर हो जाए। हम तो ये भी डिमांड करेंगे कि हर 5 साल पर ये गिनती हो, ताकि पता चले कि 5 साल में कौन कौन समाज के, कौन कौन जाति के लोग कितने तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। क्या बिहार में बालू माफिया और पुलिस की मिलीभगत है? क्या बिहार में क्राइम और करप्शन का काला खेल चल रहा है? क्या पुलिस जानबूझकर बालू का अवैध खनन नहीं रोक पा रही? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो चौंकाने वाली भी हैं और चिंता बढ़ाने वाली भी। सरेआम पीले सोने की लूट मची है। बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का काला कारोबार कर रहे हैं। ट्रकों पर धड़ल्ले से लोडिंग जारी है। पोकलेन मशीन भी अपना काम कर रही है, क्योंकि जिसे काम करना था वो आंखें मूंदे बैठी है, मतलब पुलिस। बालू के लूट की ये तस्वीरें पटना के बिहटा घाट की हैं, जहां ट्रकों पर पोकलेन मशीन के जरिए बालू लादा जा रहा है। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रक मौजूद हैं।
ट्रक के साथ साथ नावों के जरिए भी बालू की ढुलाई हो रही है। ये सारा खेल चल रहा है, लेकिन पुलिस बेखबर है। यहाँ से चंद दूरी पर थाना है। पुलिस यहाँ से अक्सर गुजरती भी है, लेकिन ऐसे निकल जाती है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। ये दो तस्वीरें क्राइम और करप्शन की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। गौर से देख लीजिए। अब ये जरा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो ट्रक है वो यहाँ पे लगी हुई है और लगातार यहाँ पे पोकलेन मशीन के जरिए जो है वो अंधाधुंध यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है। यहाँ के सबसे बड़ा सवाल है कि न सिर्फ ट्रकों के जरिए बल्कि एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं, उसके ठीक किनारे पर सोन के किनारे पर जो है नाव जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे लगाई गई है और नावों के जरिए भी जो है ये बालू ढोया जा रहा है। बिहार सरकार ने बालू के खनन पर 1 जून से प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जून से अक्टूबर तक 4 महीने तक बिहार के किसी भी घाट पर बालू का खनन नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके खनन तो दूर, अवैध रूप से बालू का स्टॉक भी धड़ल्ले से किया जा रहा है, वो भी सड़क के किनारे, ताकि 4 महीने खनन बंद रहने पर बालू की कालाबाजारी की जा सके। ये अभी से यहाँ से स्टोर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ से लेकर के आप खगोल से लेकर के तमाम बीटा तक आपको चले जाएं, लगातार ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे टीले जो हैं वो बालू के आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है ये जमा करने का, कोई भी उनको लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ये अवैध रूप से यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है और ये जो अवैध रूप से खनन किया जाता है और यहाँ ला करके ये जमा किया जा रहा है, ताकि अगले 4 महीनों तक जब बालू का जो खनन है वो बंद होगा तो बढ़े कीमतों में इसे बेचा जा सकता है। जी हाँ, ये है काला बाजारी की तैयारी कि आप देखेंगे कि पूरे सड़क के किनारे हर जगह ऐसे बालू के टीले आपको मिलेंगे जो अवैध रूप से स्टॉक किए गए हैं काला बाजारी के लिए, कि आने वाले दिनों में बढ़े हुए दाम पे लोगों को बेचा जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस मुख्य सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक यहाँ पे बालू का ये स्टॉक जो है अवैध रूप से यहाँ पे लगाया गया है। जाहिर तौर पर बिहटा घाट की ये तस्वीरें पुलिस और बालू माफिया के गठजोड़ की गवाही दे रही हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात पटना में डबल मर्डर के खुलासे की। राजधानी पटना में हुए डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। पुलिस की माने तो पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के 2 भाइयों की हत्या पांडव सेना के सरगना संजय सिंह ने कराई थी। डबल मर्डर केस का खुलासा। पांडव गिरोह ने कराई हत्या। सरगना संजय सिंह ने रची थी साजिश। ये सीसीटीवी फुटेज 31 मई 2022 का है। जगह थी काली मंदिर रोड, पत्रकार नगर थाना, पटना। समय शाम के 6:30 बजे। पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के सगे भाई शंभू शरण और गौतम सिंह काली मंदिर रोड पर बाइक से जा रहे थे। अचानक एक दूसरी बाइक इन 2 भाइयों को ओवरटेक करके रोका। शंभू शरण और गौतम सिंह की बाइक को रोकने वाले ने भी हेलमेट पहन रखा था। वो फोन पर बात कर रहा था। गौतम की तरफ उंगली दिखाकर उसने फोन पर किसी से पूछा, यही हैं दोनों, और पलक झपकते ही बाइक पर सवार 2 हथियारबंद अपराधी पिस्टल से गोलियां बरसाने लगे। गौतम और शंभू बाइक के साथ जमीन पर गिरे। इसके बाद हत्यारों ने दोनों की कनपट्टी में पिस्टल सटाकर गोलियां दाग दी। इस हमले में गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शंभू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना ने पटना पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खुद की किरकिरी होते देख पूरा पुलिस महकमा एक्शन में आ गया। एसएसपी ने तुरंत कई टीमों का गठन कर दिया।
पुलिस को पहली कामयाबी तब मिली जब 6 नामजद में से एक बबलू शर्मा गिरफ्तार हुआ। उसमें जो एक नेम्ड एक्यूज है हरिंदर शर्मा उर्फ बबलू सिंह, जो कि नीमा गांव का रहने वाला है, धनरुआ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अर्ली मॉर्निंग रेड में गिरफ्तारी हुई थी और बाकी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने जैसे ही बबलू से सख्ती से पूछताछ तेज की, एक एक कर सारे राज खुलते चले गए। पुलिस की माने तो इस दोहरे हत्याकांड के पीछे पांडव सेना का सरगना संजय सिंह का हाथ है, जिसने अपने खास सुधीर सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के दोनों भाइयों की हत्या करा दी। पूर्ण विश्वास था कि माननीय पूर्व विधायक श्री चितरंजन सिंह के गुट के द्वारा ही सुधीर सिंह की हत्या करवाई गई है। उसी प्रतिशोध की भावना में उन्होंने इनके दोनों भाइयों को टारगेट किया, जो दोनों भाई हैं शंभू सिंह। अब आइए समझते हैं कि पांडव सेना है क्या और चितरंजन शर्मा और संजय सिंह की दुश्मनी कैसी है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए 90 के दशक में चलना पड़ेगा। वो दौर बिहार में जातीय संघर्ष का दौर था। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए पटना के धनरुआ के नीमा गांव में 5 दोस्तों ने मिलकर पांडव सेना का गठन किया। इन 5 में से 3 की मौत हो चुकी है और जो 2 बचे हैं वो है पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा और संजय सिंह। प्रभुत्व को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब तक न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है। महज 35 दिनों के अंदर पूर्व विधायक के 4 परिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल संजय सिंह हत्या के बाद झारखंड भाग गया है। पुलिस संजय सिंह सहित 5 नामजद और 2 अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इसके जो बाकी अभी 5 और नेम्ड एक्यूज्ड हैं, उनकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जो ज्ञात शूटर्स के बारे में भी हम लोगों को जो पता चला उसकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। विशेष टीम जो हमारी गठित हुई इसके लिए, इसके ऊपर लगातार प्रयास होगा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस झारखंड पुलिस से भी सहयोग ले रही है, लेकिन सवाल है कि संजय सिंह और चितरंजन शर्मा गुट के बीच चल रही आपसी लड़ाई और खून खराबा कब रुकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी 2 दिन पहले बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े पूर्व विधायक के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। लगातार लूट और बैंक डकैती की खबरें आ रही हैं, लेकिन डीजीपी बिहार को लगता है कि क्राइम कम हो गया है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल, जिनके कंधों पर पूरे बिहार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके नेतृत्व में बिहार पुलिस काम कर रही है, उन्हीं एसके सिंघल को ये लगता है कि बिहार में क्राइम कम हुआ है। मैंने आपको अभी गिनाया, मर्डर की बात कर रहे हैं। 2019 में 3100 से ज़्यादा मर्डर हैं, 20 में 3100 से ज़्यादा मर्डर हैं, 21 में 2800 मर्डर हैं। तो ये जो 2800 का 3100 का 300 मर्डर भी अगर कम हुए तो इसमें पुलिस की पूरी मेहनत तभी कम हुए हैं ना, ये तो कैसे हो जाएंगे। डीजीपी ने अपनी बात को साबित करने के लिए 3 साल का आंकड़ा भी दिया। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 3100 से ज्यादा मर्डर हुए, 2020 में 3100 से ज्यादा मर्डर हुए, लेकिन 2021 में 2800 लोगों की ही हत्याएं हुई। यानी पिछले 2 सालों के मुकाबले उनके कार्यकाल में 300 कम हत्याएं हुई हैं। डीजीपी साहब की नजर में हत्या के मामलों में 300 की कमी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सवाल है कि 1 साल में 2800 लोगों की हत्या क्यों हुई, इसका जवाब कौन देगा। शायद इन 2800 मर्डर को डीजीपी साहब इक्का दुक्का घटना मानते हैं। आप बताइए किस हेड में वो लोग बात करते हैं। ये इक्का दुक्का क्राइम से या गंभीर क्राइम से भी हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हाँ जी क्राइम जो है वो बढ़ गया है। वो तो टोटल करके हम बताएंगे आपको। अभी चंद दिनों पहले पटना में पूर्व विधायक के 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ये कोई एकमात्र घटना नहीं है। आए दिन बिहार के अलग अलग इलाकों से हत्या लूट की न जाने कितनी घटनाएं सामने आती हैं। बावजूद इसके छपरा में समीक्षा बैठक के बाद बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के इस बयान पर बिहार की जनता क्या सोचती है, ये हम उन पर छोड़ते हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।